पाकिस्तानी शहरियों की एक और कश्ती हादसे का शिकार हो चुकी है। झूठ बोलते ने मावा दे बच्चों ने दूर ले जाते ने और जाके उन्होंने कश्तियां च डोब छड्डदे ने। लीबिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने बताया है कि 65 मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती मरसाडेला की बंदरगाह के करीब उलट गई है। ये वीलॉग देखकर अगर किसी एक नौजवान, किसी एक माँ या किसी एक बाप ने अपने लख्ते जिगर को डंकी लगाने से रोक लिया तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत का सिला मुझे मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उमर भट्ट। दोस्तों, ज़िला सियालकोट की तहसील पसरूर के एक गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं। उनकी बीवी और 4 बच्चे पसरूर में ही रहते हैं और उनका अच्छा गुजर बसर हो रहा है। इनके तीसरे नंबर वाले बेटे आबिद ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। हुआ कुछ यूँ कि आबिद के 2 कज़न और 2 दूसरे रिश्तेदार एजेंटों को पैसे देकर गैर कानूनी तरीके से यूनान चले गए थे। इसी तरीके से आबिद के इर्द गिर्द और लड़के भी यूरोपीय ममालिक पहुँच गए। इन लड़कों के ख़ानदानों के हालात आबिद की आंखों के सामने बदलने लगे। इनके ख़ानदान बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने लगे। यूरोप पहुंच जाने वाले सोशल मीडिया पर वहां की तस्वीरें और वीडियोस लगाने लगे। इन मकानों, गाड़ियों, तस्वीरों और वीडियोस का आबिद के मासूम जहन पर गहरा असर हुआ। उसने भी यूरोप जाने की ठान दी और पढ़ाई छोड़ दी। वो दिन रात बस यूरोप जाने पर इसरार करना शुरू हो गया। वालिदैन इसकी ज़िद के सामने हथियार फेंकने पर मजबूर हो गए। उन्होंने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा और इसकी वालदा के ज़ेवरात बेचकर एजेंट को 26 लाख रुपए अदा कर दिए। अक्टूबर 2024 में एजेंट आबिद को फैसलाबाद एयरपोर्ट से मिस्र और वहां से लीबिया ले गए। 2 माह बाद दिसंबर में आबिद ने फ़ोन पर घर वालों को बताया कि एजेंट कल इसे कश्ती पर स्पेन लेकर जाएंगे और वो बहुत खुश था कि जिस मंजिल की इसे तलाश थी वो बस इसे मिलने ही वाली थी। अगली शाम मीडिया पर यूनान के करीब एक कश्ती डूबने का शोर मच गया। पता चला कि ये हादसा 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी रात पेश आया है। खबरों में मज़ीद बताया गया कि हादसे में कई पाकिस्तानी भी डूब गए हैं। इस खबर ने आबिद के घर वालों को शदीद परेशान कर दिया। आबिद के वालिद ने यूनान में अपने एक दोस्त के साथ राब्ता किया और उनका दोस्त भागम भाग अस्पताल पहुंचा। वहां 5 पाकिस्तानियों की लाशें पड़ी थीं, जिनमें एक 13 साला आबिद की लाश भी मौजूद थी। खबर सुनते ही आबिद की वालदा पर गशी के दौरे पड़ने लगे, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। पाकिस्तानी कौम पर गुजरने वाला ये भी पहला सानेहा नहीं था। सिर्फ चंद हफ्तों बाद ही साबित हो गया कि ये आखिरी सानेहा भी नहीं था। इस दूसरे सानेहा का जिक्र हम आगे चलकर इस वीडियो में करेंगे। आज इस एपिसोड में हम खोज लगाएंगे कि पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग की बीमारी क्यों ख़त्म नहीं हो रही। FIA जैसे सरकारी इदारे अपना काम करने में नाकाम क्यों रहते हैं। वालिदैन लाखों रुपए देकर अपने बच्चों की मौत क्यों खरीदते हैं। गैर कानूनी तरीकों से यूरोप जाने के संगीन मसले से जुड़ा हर पहलू जानने के लिए मेरे साथ रहिए। झूठ बोलते ने मावा दे बच्चों ने दूर ले जाते ने और जाके उन्होंने कश्तियां च डोब छड्डदे ने। दोस्तों, पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई हादसा या सानेहा होता रहता है। इन हादसात और सानेहात की गहराई में जाएं तो पता चलता है ये इंसानी गफलत की वजह से पेश आया। ऐसा ही एक हादसा गुज़िश्ता साल 23 मई को हैदराबाद में सिलेंडरों की एक दुकान में पेश आया। दुकान में सिलेंडर फटने से दुकान मालिक और 3 बच्चे मौका पर जाँ बहक और 57 अफराद झुलस गए। अगले चंद रोज़ में मजमूई तौर पर 27 अफराद इस धमाके की वजह से दम तोड़ गए। मीडिया और सिविल सोसाइटी ने शोर मचाया तो सरकारी इदारों की आंख खुल गई। हैदराबाद में गैस सिलेंडर फटने से अमवात का सिलसिला थम न सका। अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 26 हो गई है। हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया। मुल्क भर में सिलेंडर की गैर कानूनी दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। हुकूमती इदारों को अचानक याद आया कि ज़्यादातर सिलेंडर दुकानें बगैर ओगरा लाइसेंस के ही चल रही हैं। सिलेंडर्स की क्वालिटी भी इंतहाई नाकिस है। टीमें तश्कील दे दी गई, छापे पड़ना शुरू हो गए। हज़ारों दुकानें सील कर दी गईं, सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन गुजरे, लोग हैदराबाद सिलेंडर धमाके को भूल गए।
दुकानों ने लाइसेंस लिए, न फैक्ट्रियों ने सिलेंडर्स की क्वालिटी को बेहतर किया। जगह जगह गैस फिर से बिकने लगी। सरकारी इदारे फिर से लंबी तान कर सो गए और अब अगले सानहे की उल्टी गिनती फिर शुरू हो गई। हैदराबाद सानहे से एक साल पहले 14 जून 2023 को पाकिस्तानियों के साथ एक और सानहा पेश आया। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की कश्ती यूनान के करीब समुंदर में उलट गई। इसके नतीजे में दर्जनों अफराद समंदर में डूब गए। इंसानी स्मगलर्स की कश्ती पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों अफराद को लेकर लीबिया से इटली जा रही थी। हादसे में 15 पाकिस्तानियों के मरने की तस्दीक हुई। 14 का ताल्लुक पंजाब और एक का आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर से था। इस कश्ती पर पंजाब से ताल्लुक रखने वाला 24 साला राना नामी शख्स अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चों के साथ सवार था। इसका भाई इटली में मुकीम है। राना अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ पाकिस्तान में नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहा था। अपने भाई के लाइफस्टाइल से मुतासिर होकर इसने भी इटली जाने का फैसला कर लिया। होना तो ये चाहिए था कि इसका भाई कानूनी तरीके से इसे इटली बुलाने का बंदोबस्त करता, लेकिन इसकी बजाय इसने राना को गैर कानूनी एजेंट के पास जाने का मशवरा दे दिया। एजेंट को $8,000 एडवांस अदा किए गए और बाकी रकम इटली पहुँच कर देने की डील फाइनल हुई। एजेंट इस खानदान को दुबई से मिस्र और वहाँ से लीबिया ले गए। जब इनकी कश्ती को हादसा पेश आया तो राना इसके ऊपर वाले हिस्से और इसकी बीवी बच्चे नीचे वाले कैबिन में सवार थे। खुशकिस्मती से राना को तो जिंदा बचा लिया गया, लेकिन इसकी बीवी और दोनों मासूम बच्चे समंदर में डूब गए। इस हादसे पर एक मर्तबा फिर मीडिया और सिविल सोसाइटी ने शोर मचाया तो सरकारी इदारों की आंख खुल गई। FIA को भी अपना काम याद आ गया। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ, टीमें तश्कील दे दी गई, जगह जगह छापे पड़ने लगे, दर्जनों गिरफ्तारियां हुई, मास्टरमाइंड भी पकड़े गए। FIA के चंद अहलकार मुअत्तल हुए। शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने वाले 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। दादू में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मजीद 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन गुजरे, लोग यूनान कश्ती हादसा भूल गए। ना एजेंटों का कारोबार बंद हुआ, ना डंकी लगाने वालों का रश। FIA फिर लंबी तान कर सो गया और एक मर्तबा फिर अगले सानहे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हुकूमती इदारों की गफलत, पाकिस्तानियों की फ्रस्ट्रेशन और लालच ने हाल ही में जिस बड़े सानहे को जन्म दिया वो चंद रोज पहले 16 जनवरी को पेश आया। इस सानहे में भी किरदार पुराने, लेकिन जिंदगी गंवाने वाले और जिंदगी भर का रोग लेने वाले नए थे। गुजरात के इलाके कुंजा में एजेंटों ने 17 साला हसन अली को यूरोप भिजवाने के झांसे में फंसा लिया। हसन अली ने एजेंटों के दिखाए ख्वाब अपने वालिद को बताए और वो इसे यूरोप भेजने पर तैयार हो गए। एजेंटों ने वादा किया कि वो वीज़ा लगवाकर बाकायदा हवाई जहाज़ के जरिए हसन को यूरोप भेजेंगे। हसन के वालिद ने अपना प्लाट फरोख्त करके रकम इनके हवाले कर दी। 7 माह बाद भी हसन स्पेन ना पहुंच सका। फिर 16 जनवरी को खबर आ गई कि इंसानी स्मगलरों ने इसे बीच समुंदर कश्ती पर कत्ल कर दिया है। ये वाक़या इससे पहले के वाक़यात की निस्बत इंतहाई घिनौना और खौफनाक था। स्मगलरों को तावान अदा करके बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने दिल दहला देने वाले इंकशाफ किए। उन्होंने बताया कि इंसानी स्मगलर समंदर में कश्ती खड़ी करके सबसे तावान देने का मुतालबा करते रहे। जो तावान ना दे सके इन्हें हथौड़े मार मार कर समंदर में फेंकते रहे और ये सिलसिला 10 रोज़ तक जारी रहा। इसकी तस्दीक गैर कानूनी इमिग्रेशन पर नज़र रखने वाली तंजीम वॉकिंग बॉर्डर्स नामी तंजीम की CEO हेलेना मिलानो ने भी की। इनका कहना था कि 13 रोज़ तक इमिग्रेंट्स को खुले समंदर में जुल्म का निशाना बनाया जाता रहा और इनकी मदद को कोई भी न पहुंचा। इस तानहे में भी यूरोप जाने की कोशिश में 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए। तनकीद शुरू हुई तो एक मर्तबा फिर FIA को अपना काम याद आ गया। एक मर्तबा फिर इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ। एक मर्तबा फिर टीमें तश्कील दे दी गईं। एक मर्तबा फिर जगह जगह छापे पड़ने लगे। एक मर्तबा फिर दर्जनों गिरफ्तारियां हुईं, मास्टरमाइंड भी पकड़े गए। एक मर्तबा फिर FIA के चंद अहलकार बरतरफ और मुअत्तल हुए।
مراکش کشتی حادثے کے تناظر میں ایف آئی اے کے 20 اہلکاروں کے خلاف تحقیقات شروع۔ ایف آئی اے کے مطابق اہلکاروں نے کشتی حادثے کے متاثرین کی ایئرپورٹ پر مبینہ کلیئرنس کی تھی۔ لیبیا بھجوانے میں ملوث بدنام زمانہ انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا۔ کچھ دن بعد لوگ یہ سانحہ بھی بھول جائیں گے، نہ ایجنٹوں کا کاروبار بند ہوگا، نہ ایف آئی اے کے کرپٹ اہلکاروں کی ملی بھگت کا خاتمہ ہوگا۔ ڈنکی لگانے والوں کی کشتیاں پھر سے روانہ ہوں گی اور ایک مرتبہ پھر اگلے سانحے کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کشتیاں الٹنے کا سلسلہ کچھ عرصے پہلے ہی کیوں شروع ہوا ہے؟ تو دوستو، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پاکستان سے یورپ ڈنکی لگانے والے پہلے ایران سے ترکی اور ترکی سے یونان جایا کرتے تھے۔ پاک ایران بارڈر پر سختی، ترکی کی جانب سے غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف کریک ڈاؤن، یونان کی سخت بارڈر انفورسمنٹ کی وجہ سے یہ ایجنٹوں نے اب نیا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ اب یہ لوگوں کو ہوائی جہاز میں بٹھا کر افریقی ممالک لے جاتے ہیں۔ عام طور پر ان کی پہلی منزل مصر یا لیبیا ہوتی ہے۔ افریقہ پہنچنے کے بعد یہ سمندر کے راستے اپنے کسٹمرز کو غیر قانونی طریقے سے یورپ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان اور افریقہ سے جانے والے زیادہ تر لوگوں کی منزل یونان ہوتا ہے۔ یونان نے ان کا داخلہ روکنے کے لیے سخت اقدامات کر رکھے ہیں۔ یونانی کوسٹ گارڈ پر امیگرینسی کشتیاں ڈبونے کا الزام بھی لگتا رہا ہے۔ بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری میں ثابت ہوا کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے کئی کشتیوں کو زبردستی سمندر میں واپس دھکیل دیا تھا، اور ایک واقعے میں انہوں نے افریقہ سے تعلق رکھنے والے 4 افراد کو ہاتھ باندھ کر سمندر میں پھینک دیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، یونانی کوسٹ گارڈ کی جانب سے امیگرینٹس کو گولیاں مارنے کے واقعات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ ڈنکی لگا کر یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، آپ ان 2 ویڈیوز میں خود دیکھ لیں۔ امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز کی تحقیقاتی رپورٹ میں ان مناظر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پہلی فوٹیج میں یونانی کوسٹ گارڈز کی کشتی تیزی سے گزر کر ڈنکی پر سوار امیگرینٹس کو ڈبونے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ دوسری فوٹیج میں یونانی کوسٹ گارڈ ایک اور ڈنکی میں بیٹھے امیگرینٹس پر بندوق تان رہا ہے، ان کو کھلے سمندر میں واپس دھکیلنے کے لیے گولیاں چلا رہا ہے، اور دوسرا کوسٹ گارڈ ڈنڈے سے ان کی ڈنکی کو اپنے جہاز سے پیچھے ہٹا رہا ہے۔ ان سب کوششوں کو ناکام بنا کر جو امیگرینٹس یونان پہنچ بھی جائیں، انہیں پھولوں کے ہاتھ نہیں پہنائے جاتے۔ میڈیٹرینین سی پار کر لینے والوں کو یونان پہنچتے ہی قید کر لیا جاتا ہے۔ یونان میں ڈیٹینشن سینٹرز یعنی حراستی مرکز، بند کیمپس، پولیس اسٹیشنز اور بارڈر گارڈ اسٹیشنز قید خانوں کا کام کرتے ہیں۔ ان قید خانوں کے بارے میں برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں خوفناک انکشافات سامنے آئیں۔ 24 اپریل 2024 کو شائع ہونے والی اس ریسرچ میں پتہ چلا کہ یہاں غیر قانونی طریقے سے آنے والوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ حراستی مراکز کم اور اوور کراؤڈڈ جیلیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ ڈنکی لگا کر آنے والوں کو کیڑے مکوڑوں سے بھرے چھوٹے چھوٹے کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ان قید خانوں میں کئی مہینے انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ شدید سردی میں نہ گرم پانی دیا جاتا ہے، نہ مناسب خوراک، اور نہ ہی ایمرجنسی کی صورت میں ان کو میڈیکل سہولیات ملتی ہیں۔ ایک 46 سالہ ایرانی خاتون نے ریسرچر کو بتایا، میں نے ان سینٹرز میں 70 دن قید کاٹی، یہ میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ کسی کو بھی، خاص طور پر خواتین کو، دوبارہ ایسے حالات سے گزرنا پڑے۔ تو پھر وہ کون سے والدین ہیں جو اپنے بیٹوں کو اس جہنم میں جھونک دیتے ہیں؟ مالی حالات جتنے بھی تنگ ہوں، رشتہ دار یا محلے دار جتنا بھی بڑا گھر بنا لے، یہ گھر آپ کی اولاد کی زندگی سے بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سن 2023 میں دنیا بھر میں 8565 افراد دوسرے ملکوں میں داخل ہونے کی کوشش میں مارے گئے۔ یورپ اور افریقہ کے درمیان میڈیٹرینین سی غیر قانونی امیگرینٹس کی قتل گاہ بن چکا ہے۔ سن 2023 میں یہاں 3132 افراد ڈوب کر ہلاک ہوئے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران درجنوں پاکستانیوں سمیت 5488 افراد اس سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ ان پاکستانیوں میں زیادہ تر کا تعلق پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ، گجرات، مڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد سے تھا۔ حالیہ حادثات میں بچ کر پاکستان پہنچنے والوں میں اکثریت انہی اضلاع کی رہائشی نکلی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک طرف ان اضلاع میں بہت زیادہ انڈسٹری ہے، تو دوسری جانب یہ انتہائی زرخیز علاقہ ہے۔
अच्छे खासे ज़िम्मेदार घरानों के लड़के भी यहाँ तो मगरबी ममालिक जा चुके हैं या जाने का प्लान बनाए बैठे हैं। जिनके पास ज़मीनें नहीं वो उधार पकड़कर निकल पड़ते हैं और इन सानहों का ईंधन बन जाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी तो रियासती इदारों की है, लेकिन ये इदारे जिन जराइम को रोकने के ज़िम्मेदार होते हैं इन्हीं जराइम में हिस्सेदार बन जाते हैं, या जिनकी हिफाजत पर इन्हें मामूर किया जाता है ये इन्हीं के दुश्मन बन बैठते हैं। दरख्तों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा महकमा जंगलात है, तो जानवरों के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात ही सबसे बड़ी आफत बन चुका है। दोस्तों, मेरा ननहाली गाँव मदन चक ज़िला गुजरावाला में है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जब हम अलीपुर चट्ठा रोड से बजरिया वरपाल चट्ठा मदन चक जाया करते थे। ये सड़क एक छोटी सी आबी गुजरगाह के साथ साथ चलती है। सड़क के दोनों किनारों पर शीशम के अनगिनत देवकामद दरख्त हुआ करते थे। महकमा अनहार और महकमा के जंगलात के करप्ट अहलकारों ने इस सड़क पर एक भी दरख्त बाकी नहीं रहने दिया, हालांकि ये दोनों महकमे बनाए ही इन दरख्तों को बचाने के लिए गए थे। इसी तरह हमारे पुराने मोहल्ले में महकमा जंगली हयात के अफसर रहते थे। मौसूफ के पास अपने पास काले हिरन जैसे कीमती जानवर मारने का लाइसेंस तो था ही, उन्होंने ये लाइसेंस कई दोस्तों को तोहफे में भी दे रखा था। इसी तरह FIA में इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए एक अलहदा शोबा कायम किया गया। एंटी ह्यूमन स्मगलिंग यूनिट बनने के बावजूद इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात में मुसलसल इजाफा होता गया। तो फिर क्या किया जाए? क्या कोई नया महकमा बना दिया जाए? पाकिस्तान में नए महकमे बनाने के तजर्बे भी बुरी तरह नाकाम होते रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब है। नैब करप्शन में कमी तो ना कर सका, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों के लिए हुक्मरानों का एक मौसर हथियार ज़रूर बन गया। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस की करप्शन से तंग आकर सिटी ट्रैफिक पुलिस का नया महकमा बनाया गया। इसमें ग्रेजुएट भर्ती किए गए ताकि पुराने महकमे का करप्ट कल्चर इसमें सराहियत ना कर सके। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? क्या अब ट्रैफिक पुलिस एहलकार करप्शन नहीं करते? इसका जवाब आप और मैं हम सब जानते हैं कि ट्रैफिक का नया महकमा भी पुराने महकमे जितना ही करप्ट हो चुका है। तो फिर वो कौन है जो कीमती जिंदगियां समुंदर बुर्द होने से बचा सकता है? गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वालों में बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की शामिल होती है। इनके वालिदैन जमा पूंजी, जेवरात, जायदादें बेचकर, उधार उठाकर, लाखों रुपए देकर इन नौजवानों को सफाक एजेंटों के हवाले करते हैं। इन वालिदैन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अपने हाथों से मौत के मुंह में मत धकेलें। मुजरिमाना तरीक़ों से यूरोप पहुंच जाने वालों की कहानियों से मुतासिर ना हों। अपने बच्चों को समझाएं, अगर इन्हें पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता तब भी इन्हें कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाना चाहिए। अहम बात यह है कि इन हादसात में मरने वालों में कई नौजवानों ने एजेंटों को 40 लाख रुपए तक अदा किए। सोचने की बात यह है कि क्या इन 40 लाख रुपए से पाकिस्तान में कोई कारोबार शुरू नहीं हो सकता था? जो जायदादें बेचकर मौत खरीदी जा सकती है, वही जायदादें बेचकर कारोबार भी किया जा सकता है। अहम बात यह है कि रियासत पाकिस्तान क्यों इन्हें ऐसा माहौल फराहम नहीं कर सकी जहां 40 लाख रुपए से पूरे एतमाद के साथ कारोबार शुरू कर सकें। आखिर में फैसला वालिदैन ने ही करना है, किसी हुकूमत या किसी सरकारी इदारे ने आपके बच्चों की जान बचाने की कोशिश नहीं करनी। सरकारी इदारों ने इन एजेंटों से मिली भगत करनी है। एजेंटों को जेवर और ज़मीनें बेचकर मिलने वाले पैसे से अपना हिस्सा वसूल करना है। अगर खुदा न खास्ता फिर कोई ऐसा हादसा हो गया तो आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए हुकूमत ने वही पुराना सख्त एक्शन लेना है। टीमें तश्कील दी जानी हैं, जगह जगह छापे पड़ने हैं, दर्जनों गिरफ्तारियां होनी हैं, मास्टरमाइंड पकड़े जाने हैं, FIA के मज़ीद अहलकार बरतरफ और मुअत्तल होने हैं। कुछ दिन बाद लोगों ने ये सानहा भी भूल जाना है। एजेंटों का कारोबार फिर से शुरू हो जाना है। माओं के जिगर के टुकड़े फिर से मौत के मुसाफिर बन जाने हैं। एक मरतबा फिर अगले सानहे की उल्टी गिनती शुरू हो जानी है। मुल्ज़िमान ने सादालो आवाम से करोड़ों रुपए हथिया लिए। मुल्ज़िमान का इंटरनेशनल डंकी ग्रोहों से भी राब्ते का इंकशाफ। यानी सानहा जितना भी बड़ा हो जाए, रियासत का रद्द-ए-अमल किसी ऑटोमेटिक प्रोग्राम की तरह हरकत में आएगा और मखसूस मुद्दत के बाद फिर से स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। रियासत ये रवैया अफोर्ड कर सकती है, लेकिन वालिदैन, बहन भाई
اور بیوی بچے تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ خدارا خود کو سمجھائیے، اپنے بھائی، بیٹے، شوہر کو سمجھائیے کہ جان سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں۔ اگر بیرون ملک جانا ہی ہے تو پروفیشنل تعلیم حاصل کیجیے، اسکلڈ ورکر بنیے، جدید دنیا کے نئے تقاضوں کو سمجھیے، نئے ہنر سیکھیے، ڈنکی کو بھول جائیے، خود کو ویزے کے قابل کیجیے، قانونی اور باعزت طریقے سے دوسرے ملکوں میں جائیے۔ یہ ویلاگ دیکھ کر اگر کسی ایک نوجوان، کسی ایک ماں یا کسی ایک باپ نے اپنے لختے جگر کو ڈنکی لگانے سے روک لیا تو میں سمجھوں گا میری محنت کا صلہ مجھے مل گیا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔